चलिए ले तो रहा है, देखते हैं कितना देर लेता है। चलिए, इसी टॉलमैन की थ्योरी है ये, है ना, एडवर्ड चेज थॉर्नडाइक, नहीं टॉलमैन। तो टॉलमैन का ये सिद्धांत बेसिकली आता है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत। तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इसमें कॉग्निशन की, ठीक है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जितनी भी थी वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानी जाती थी। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको साइन गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम है साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, ठीक है। बहुत सारे नाम है इसके। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी है, वेरी गुड। तो 5-6 नाम है इसके, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। इस सिद्धांत का बेसिक अप्रोच क्या था? इनका कहना था कि व्यवहार केवल उद्दीपन का परिणाम नहीं होता है, बल्कि हमारा जो नीड है, बिलीव है, एटीट्यूड है और गोल है, इन सब का रिजल्ट है लर्निंग। उन्होंने कहा सर कि जो भी लर्निंग, टॉलमैन ने कहा कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो एक कॉग्निटिव मैप के सहारे सीखते हैं, और वो जो हमारा व्यवहार जो होता है वो गोल डायरेक्टिव होता है, और जो हमारा पर्पसफुली बिहेव भी होता है वो पर्पसफुली बिहेव हम एक साइन का अनुकरण करते हुए करते हैं, ठीक है सर। और हाँ यही कहा था। और जैसे एग्जाम्पल अगर हम समझे तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अगर मेरा जो गोल तक उसको पहुंचना है, तो एक जो चौराहा जैसे होता है, जैसे आपके घर हमको जाना है सर, ठीक है, तो एक चौक पे एक साइन पे वहां खड़ा होके एक कॉग्निटिव मैप बनाएंगे हम, ठीक है। उस कॉग्निटिव मैप के सहारे हम आपके घर तक पहुंचेंगे, ठीक है सर। ठीक है। चलिए, जो बेसिकली टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में बात की वो ये था पर्पसिव बिहेवियर, ठीक है। यही कहना था ना कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या पर्पसिव बिहेवियर। किसी को याद है कि पर्पसिव बिहेवियर की व्याख्या और किसी ने भी की थी? अभी हम चेक कर लेते हैं, बताइए। विलियम जेम्स ने सर। वेरी गुड। जब हम फंक्शनलिज्म की बात कर रहे थे तो वहाँ बिहेवियर को पर्पसिव बताया गया था, ठीक है। वो विलियम जेम्स के द्वारा ही बताया गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। चलिए बात करते हैं कि जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है या जो पर्पसिव बिहेवियर है उसकी व्याख्या कैसे की। तो टॉलमैन के थ्योरी को कुछ क्राइटेरिया में बांट के हम प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला है कि प्राणी सीखता क्या है, व्हाट इज़ लर्न, क्या सीखा जाता है। सब जगह स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करना सीखते थे। बिहेवियरिस्टिक व्यू जितने भी थे वो ये बताते थे कि पार्टिकुलर स्टिमुलस पर हम कौन सा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स लर्निंग की बात होती थी। लेकिन यहाँ जो टॉलमैन ने कहा, टॉलमैन ने क्या सिखाया प्राणी को कि व्हाट लीड टू व्हाट, कौन सी चीज़ किस चीज़ को लीड करेगी, लीड करना सिखाया, ठीक है। स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच मीनिंगफुल रिलेशनशिप को डेवलप करना सिखाया कि एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के बीच में संबंध कैसा है, ठीक है। यानी स्टिमुलस रिलेशन सीखने की बात हुई, ना कि स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स सीखने की बात हुई। इसीलिए इस सिद्धांत को हम कहाँ रखते हैं, एसएस थ्योरी के अंतर्गत रखते हैं। टॉलमैन ने यह भी बताया कि प्राणी ये सीखता है कि अगर वो लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो क्या पाएगा, राइट साइड मुड़ेगा तो एक चीज़ पाएगा, ठीक है। जब हम दाहिने साइड जाएंगे तो क्या होगा और बाएं साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये वो देखता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वो कॉग्निटिव मैप बनाता है, ठीक है। कॉग्निटिव मैप जो है वो बनाता है किस लिए, ताकि वो शॉर्टेस्ट रूट से, सबसे स्मॉलेस्ट रूट से अपने लक्ष्य पर पहुंच सके। यही वो कॉग्निशन था कि इनका चूहा इतना ज़्यादा समझदार था कि वो सबसे छोटा रास्ता अपनाता था गोल तक पहुंचने के लिए,
ठीक है, ये कॉग्निटिव मैप की बात होगी। इसके बाद जो रूट उसको सिखाया जाता था उस रूट पर वो ट्रैवल नहीं करता था, ठीक है, वो सबसे अल्टरनेटिव शॉर्टेस्ट रूट का इस्तेमाल करता था, ठीक है, कि जो सबसे छोटा हो और जो अल्टरनेटिव हो, दूसरा रास्ता हो, शॉर्टकट, ठीक है, वहाँ से वो पहुँचता था। तो टॉलमैन ने एक जगह बनाया था कि एक पार्टिकुलर जगह पर टी शेप में भूल भुलैया में दाहिने साइड मुड़िएगा जहाँ लाइट जल रही है वहाँ पर आपको भोजन मिलेगा, बाएं साइड मुड़िएगा जहाँ लाइट जल रही है वहाँ आपको पानी मिलेगा। भूखे और प्यासे चूहे को जब रखा गया ओरिजिन पॉइंट पर तो चूहा शुरू में तो जो मैप था, मैप जो भूल भुलैया था उसी के हिसाब से गया, लेकिन जब लर्निंग हो गई, जब वो एक बार गोल पे पहुंच गया तो उसने क्या किया, अगली बार एक कॉग्निटिव मैप बनाया कि अच्छा बल्ब वहाँ जल रहा है तो हमको वहाँ पहुँचना है, तो हम शॉर्टेस्ट रूट से पहुँचेंगे, ठीक है, लीस्ट इफोर्ट लगाएंगे, कम प्रयास करेंगे और अपने गोल तक पहुँचेंगे। यही वो कॉग्निटिव मैप था कि हमको उस बल्ब तक पहुँचना है, वहाँ पर भोजन है, ठीक है। तो यही वो कॉग्निटिव मैप था जहाँ पर लक्ष्य पर पहुँचने के लिए प्राणी क्या करता है, शॉर्टेस्ट रूट अपनाता है और साथ ही साथ अल्टरनेटिव पथ अपनाता है। क्लियर है? टॉलमैन का ये भी मानना था कि सीखने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सीखने के लिए कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन सिर्फ काम करता है परसेप्शुअल एम्फेसाइजर का, ठीक है, हमको परसीव करने की जो हमारी शक्ति है उसको इन्हांस कर देता है, उसको बढ़ा देता है, तो परसेप्शुअल एम्फेसाइजर का काम करता है। वैसे लर्निंग में मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। हालांकि जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, जिसमें किसकी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था, हॉडलॉक का, ड्यूट्स का ह्यूमन लर्निंग पर, और एनिमल लर्निंग पर किसका था, टॉलमैन और हंजिक का, करके कोई, ठीक है, और मैकिन्टोश का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट वहाँ भी आया जहाँ पर बात की गई थी किस चीज़ की, कि मोटिव जो है वो काम करता है, और यहाँ वो कह रहे हैं कि मोटिव काम नहीं करता। अब बताइए कैसे होगा? अब आप बताइए कि एक जगह टॉलमैन की थ्योरी ये बताती है कि रोल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, हंगर मोटिव दिया गया है, 3 ग्रुप बनाए गए चूहे के, ठीक है, चूहे का 3 ग्रुप, पहला ग्रुप जो था वो भूखा था, दूसरा ग्रुप प्यासा था, और तीसरा ग्रुप को कोई मोटिवेशन नहीं दिया गया था। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद उनके साथ जो की चीज़ें की गई और देखा गया कि जब मोटिव काम कर रहा था, ठीक है, यही था एक्सपेरिमेंट। कोई बोल नहीं रहा है, एक्सपेरिमेंट यही था कि भूल गए सारे लोग? नहीं सर, यही था सर, लेकिन ये तो लेटेस्ट लर्निंग का भी एक्सपेरिमेंट था सर। हाँ, एक मिनट। सिद्धांत को लेटेस्ट लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है। हाँ, वो हम आते हैं वहाँ पर थोड़ी देर में। पहले ये तो तय हो जाए कि टॉलमैन एक जगह कहते हैं कि रोल ऑफ मोटिवेशन है, हॉन्जिक के साथ मिल के एक्सपेरिमेंट किया तो कहा कि मोटिवेशन में, लर्निंग में मोटिवेशन की भूमिका है, और अपने ही सिद्धांत में वो कहते हैं कि सीखने के लिए मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करता क्या है मोटिवेशन? परसेप्चुअल एम्फेसाइजर का काम करेगा, हमारे परसेप्शन करने की क्षमता को बढ़ा देगा ताकि हम लक्ष्य पर यथाशीघ्र पहुंच सके। चलिए, दूसरी चीज थी कन्फर्मेशन वर्सेस रिइंफोर्समेंट। क्या है ये? यही में एक्सपेक्टेशन विकसित जो होता है सर, इसी में है सर। टेंडेंसी जो एक हाइपोथेसिस विकसित कर लेता है कॉग्निटिव मैप के सारे, टेंटेटिव एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं सर। एक्सपेक्टेशन जिसको कहा जाए
वो उम्मीद करता है कि हम दाहिने साइड अगर मुड़ेंगे तो हमको भोजन मिलेगा, बाएं साइड मुड़ेंगे तो पानी मिलेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अगर पूरा होता है तो कन्फर्मेशन हो गया, रेनफोर्समेंट के द्वारा होगा कि नहीं होगा। टेंटेटिव एक्सपेक्टेशन है, वो हाइपोथेसिस समझिए एक तरह का बना रहा है। ठीक है, कुछ बार वो क्या होगा, हाइपोथेसिस अप्रूव्ड होगा, कुछ बार डिसअप्रूव्ड होगा, कुछ बार में वो कामयाब होगा बनाने में और कुछ बार में वो फेल होगा। ठीक है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा वो क्या करता है, कॉग्निटिव मैप बनाता है दिमाग में। इसी के द्वारा टॉलमैन ने एक और विशेष कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, मीन एंड रेडीनेस। ये क्या है पता है आपको, मीन एंड रेडीनेस। कोई आइडिया? इसे नॉर्मल भाषा में बिलीव्स कहा जाता है, विश्वास कहा जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव मैप के विकास के बाद एक्सपेक्टेशन अगर कंफर्म होता है, ठीक है, और जिस वजह से कंफर्म हो रहा है उसको व्यवहारवादियों ने क्या कहा था, रेनफोर्समेंट। यहां हम बात करेंगे किस चीज की, मीन्स एंड रेडीनेस की। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशन या जो उम्मीद बंधती है कि हम दाहिने साइड जाएंगे तो ये होगा, बाएं साइड जाएंगे तो ये होगा। ठीक है, और कन्फर्मेशन हो जाता है गोल पर पहुंचने पर। मान लीजिए कि हमने तय किया, ठीक है, कि फलाने जगह जाएंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर हमको कन्फर्मेशन हो गया, हम गए वहाँ और वो चीज़ हमको मिल गई, ठीक है, तो बहुत घूमते घामते गए ना। अब हम शॉर्टेस्ट रूट अपनाएंगे, एक कॉग्निटिव मैप बना लिया कि हमको फलाना सामान की ज़रूरत होगी तो हम फलाना जगह जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। क्लियर है? तो जो वहाँ उसको मिला, जो एक्सपेक्टेशन का फुलफिलमेंट हुआ या कन्फर्मेशन हुआ, उसी को व्यवहारवादियों ने रीइंफोर्समेंट कहा था। क्लियर है? विकेरियस ट्रायल एंड एरर, ये क्या है, ट्रायल एंड एरर। जब चूहा टी पॉइंट पर, टी भूल भुलैया में चलता है, तो टी पर जहाँ 20 सेंटर पे पहुँचता है तो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर वो रुक जाता है, ये डिसाइड करने के लिए कि हम दाहिने जाएं या बाएं जाएं। ठीक है, ये जो चॉइस पॉइंट होता है थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकता है। यहीं पर अल्टरनेटिव पथ है कि हमको दाहिने जाना है या बाएं जाना है। ठीक है, और यहीं पर वो एक्सप्लोरेशन करता है। ठीक है, और इसी को टॉलमैन ने ट्रायल एंड एरर कहा कि हम दाहिने जाएं या बाएं जाएं। दाहिने गया और फेल हो गया तो अगली बार क्या करेगा, बाएं जाएगा। ठीक है, फिर चॉइस पॉइंट पर आएगा और डिसाइड करेगा कि इस बार गए थे तो ये मिला, तो हमको इस साइड जाना चाहिए, तो कोशिश करेगा। मान लीजिए उस साइड में पानी ही मिला, फिर कोशिश करेगा इस बार देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो इसी को ट्रायल एंड एरर कहा टॉलमैन ने। और एक इम्पॉर्टेंट था सीखना बनाम निष्पादन, लर्निंग वर्सेस परफॉर्मेंस। क्या होगा, लर्निंग और परफॉर्मेंस में बड़ा अंतर है। हम सीख गए हैं, हम सब लोग जानते हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सीखे हुए हैं, बहुत सी थ्योरी पता है, और हम लोग इंटरव्यू में परफॉर्म ना कर पाए। तो सीखा हुआ तो है लेकिन परफॉर्मेंस अलग चीज है। ठीक है, तो दो चीज में क्या नोइंग और परफॉर्मेंस होगा डूइंग। लर्निंग जो है वो नोइंग है और परफॉर्मेंस जो है वो डूइंग है। ठीक है, तो हम लोग को डूइंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। टॉलमैन के जो चूहा था वो नोइंग पर कम था, डूइंग पर ज़्यादा था, परफॉर्म कर लेता था। सबसे छोटा रास्ता अपनाएंगे हम लोग। क्लियर है? नेक्स्ट जो था वो था रेनफोर्समेंट एक्सपेक्टेंसी, ये उम्मीद कि हमको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, यही एक्सपेक्टेंसी था। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि दाहिने साइड वो हाइपोथेसिस बनाता है कि अगर हम दाहिने साइड जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बाएं साइड जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा।
तो इसमें एक चीज़ एक्सपेरिमेंट किया गया कि टारगेट जो ओरिजिन पॉइंट था वो 2 तैयार किया गया, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट 1 से अगर चूहे को छोड़ा गया और चूहा दाहिने साइड मुड़ा और उसको भोजन मिला, ठीक है, तो जब ओरिजिन 2 से छोड़ा जाएगा तो कहाँ मिलेगा? लेफ्ट साइड, ठीक है। ऐसे क्रॉस कर दीजिए और नीचे से हम छोड़ते हैं तो दाहिने साइड मुड़ता है और ऊपर से छोड़ेंगे तो बाएं साइड हो गया उसका। समझ में आ रहा है बात? तो यही रेनफोर्समेंट एक्सपेक्टेंसी था कि हम ओरिजिन पॉइंट 2 रखते हैं और वहाँ से चूहा ये डिसाइड करता है कि उसको दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। किधर मुड़ेगा तो उसको क्या होगा? लक्ष्य तक पहुँचेगा वो। तो वो ये सीखता है कि किस साइड मुड़ना है, लेफ्ट या राइट, ठीक है। सर इसमें तो बोलिए। इसमें सर रीइंफोर्समेंट को चेंज कर दिया था ना सर इसमें, किसमें? ताकि उसका जो इसी में सर रीइंफोर्समेंट एक्सपेक्टेशन टेंसी जो है, देखिए उसमें तो सर दो reinforcement ओरिजिन पॉइंट है तो 2 जगह रेनफोर्समेंट भी है, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि एक हम S1 से हम शुरू करते हैं किसी चीज़ को, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ गए, है ना, और यहाँ से हम दाहिने मुड़ें तो हमको भोजन मिलेगा, बाएं मुड़ें तो पानी मिलेगा, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे तो वो बाएं मुड़ेगा तो भोजन मिलेगा और दाहिने जाएगा तो पानी मिलेगा। समझ गई? तो सिर्फ रूट बदल गया, मुड़ना बदल गया कि हमको दाहिने जाना है या बाएं जाना है। अगर S1 से हमने शुरू किया तो दाहिने मुड़ेंगे तो भोजन मिलेगा, S2 से शुरू किया तो बाएं मुड़ेंगे तो हमको भोजन मिलेगा, ठीक है। तो 2 ओरिजिन पॉइंट थे इसमें और 2 आपके रेनफोर्समेंट पॉइंट थे जहां पर रेनफोर्समेंट मिलना था। रानी सी हैज राइज देयर हैंड्स, काहे के लिए हाथ उठा रखा है? रानी सिंह बोलिए। अब बोल नहीं रही हैं। गलती से उठा दिया था क्या? सर बहुत देर से उठा हुआ है। अब इनके हस्बैंड ही समझे। कभी कभी दब जाता है सर इसी तरह हाथ से। अच्छा, चलिए, हमको लगा कोई सवाल पूछना है। नहीं, फिर आ गया। हाँ, दबा हुआ है। अच्छा, चलिए आगे हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि गोल वर्सेस प्लेस लर्निंग। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राणी, पहले तो हम लोगों ने बात किया था कि प्राणी क्या सीखता है, ठीक है। तो वो SR-SS रिलेशनशिप को सीखता है, ये बात की गई थी। फिर बात की गई कि वो कन्फर्मेशन सीखता है, कन्फर्मेशन हो जाता है तो कन्फर्मेशन और एनफोर्समेंट एक ही जैसी चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था कि ट्रायल और एरर की बात की थी कि एक जगह पहुंचता है, ठीक है, एक पॉइंट पर जहां पर वो डिसाइड करता है कि हमको दाहिने जाना है या बाएं जाना है, वो समझ नहीं पाता है तो वो ट्रायल और एरर मेथड वहां यूज़ करता है। फिर हम लोग ने एक्सपेक्टेंसी की बात की कि रेनफोर्समेंट एक्सपेक्टेंसी क्या है कि वो दाहिने मुड़ेगा तो क्या पाएगा, ओरिजिन 1 से, और ओरिजिन 2 से दाहिने मुड़ेगा तो क्या पाएगा, ये सीखेगा। फिर लर्निंग वर्सेस परफॉर्मेंस की बात की गई, जिसमें लर्निंग को हम लोगों ने नोइंग कहा, जानना कहा, और परफॉर्मेंस को डूइंग कहा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि गोल वर्सेस प्लेस लर्निंग। नहीं, क्या है गोल या प्लेस लर्निंग वर्सेस रिस्पॉन्स लर्निंग। प्राणी रिस्पॉन्स सीखता है या गोल सीखता है? कौन बताएगा? टॉलमैन के थ्योरी में प्राणी जो है वो गोल सीखता है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है, वो रिस्पॉन्स नहीं सीखता है। इसीलिए अपने इंटरव्यू के लिए आप टॉलमैन की थ्योरी को फोकस कीजिए, आप अपने गोल को देखिए, ठीक है। हमको हमारा लक्ष्य मिलना चाहिए, हमारा लक्ष्य वहाँ है और हमको वहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो आप वो देखिए कि हमको क्या क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन हम ऐसी चीज़ पढ़ें जो हमारा टारगेट फुलफिल कर दे, हमको लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो टॉलमैन के अनुसार पशु ये सीखता है कि लक्ष्य हमारा कहाँ है, और जब वह यह सीख लेता है तो किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी रूट से वो वहाँ पहुँच जाएगा। और इसी को गोल लर्निंग या प्लेस लर्निंग कहा गया है। प्राणी रिस्पॉन्स नहीं सीखता है, प्राणी
गोल सीखता है कि हमारा गोल कहाँ पर है, हमको वहाँ पर कैसे पहुँचना है, और कैसे नहीं बल्कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट से पहुँचना है, अल्टरनेटिव रास्ता यूज़ करना है। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ थी इनकी, वो था लेटेंट लर्निंग, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने किया था। क्या था लेटेंट लर्निंग? टॉलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। परफॉर्मेंस करके टॉलमैन ने होन्जिक के साथ ही एक परफॉर्मेंस किया था। ये ध्यान से सुनिएगा, टॉलमैन ने होन्जिक के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि सीखने से तात्पर्य वैसा सीखने से होता है जिसकी अभिव्यक्ति परफॉर्मेंस के रूप में नहीं होती है, ठीक है, या नहीं हुई है। टॉलमैन का ये मानना था कि हम सीख चुके होते हैं, सीखना वो भी है जिसको हम परफॉर्म नहीं कर पाए हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा सीखना है कि जिसको हम परफॉर्म नहीं कर पाए? टॉलमैन ने जो होन्जिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि चूहे को भूल भुलैया में छोड़ दिया गया, जा बेटा घूमो। चूहा घूम घाम आया पूरा भूल भुलैया, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, एक दूसरा चूहा लिया गया, ठीक है, उसको भी और इसको भी, दोनों को एक साथ छोड़ा गया और लक्ष्य पर भोजन रखा गया। दोनों को पहले भूखा रखा गया और उसके बाद एक साथ दोनों को भूल भुलैया में छोड़ा गया। परिणाम में देखा गया कि जिस चूहे को पहले से एक्सपोजर था भूल भुलैया का, वो लक्ष्य पर पहले पहुंचा। क्यों पहले पहुंच गया? मोटिवेशन तो दोनों में एक ही था, दोनों भूखे थे 2 दिन से। क्यों पहुंचा? क्योंकि लर्निंग की प्रक्रिया बिना मोटिवेशन के संभव थी, पहले ही हो चुकी थी लर्निंग की प्रक्रिया। एक चूहे में लर्निंग की प्रक्रिया पहले ही संभव हो चुकी थी, सिर्फ वो परफॉर्मेंस में नहीं बदला था। तो जैसे ही रेनफोर्समेंट दिया गया, वो सीखाई गई प्रक्रिया परफॉर्मेंस में बदल गई। तो अब आप बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस में लाने के लिए क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। सीखने में रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, परफॉर्म करने में रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है। क्लियर है? इसी को उन्होंने लेटेंट लर्निंग कहा। अव्यक्त, पहली बार में चूहा जो था वो सीख चुका था भूल भुलैया का, उसको ज्ञान हो चुका था, चूंकि रीइंफोर्समेंट नहीं दिया गया, ठीक है, तो वहाँ, और वो मोटिवेटेड भी नहीं था, भूखा भी नहीं था, ठीक है, तो वहाँ पर चूहे का परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन सीखने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये कहा टॉलमैन ने। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बड़ा था, हमने उसको बहुत छोटा कर दिया है, सिर्फ मेन थीम आप समझ लीजिए उसका। नहीं तो एक्सपेरिमेंट था कि पता नहीं 17 दिन तक उसको रखा गया था, इस ग्रुप को घुमाया गया, उस ग्रुप को घुमाया गया, फिर उसके बाद से देखा गया। लंबा एक्सपेरिमेंट है, कहानी जो समरी थी वही हमने बताया आपको। इसके बाद एक चीज़ और वो लेके आए, और वो था उनका बिहेवियर रेशियो। कोई बताएगा कि बिहेवियर रेशियो क्या है? आइडिया किसी को? सर जिसमें उन्होंने ये हेट के बारे में बताया था, HATE। वो भी है, लेकिन बिहेवियर रेशियो का एक फॉर्मूला था, BL/BL+BR, ठीक है। उन्होंने कहा कि BL यानी लेफ्ट मुड़ने की अनुक्रिया, BR राइट मुड़ने की अनुक्रिया, ठीक है। तो बिहेवियर रेशियो जब हम निकालेंगे तो BL यानी लेफ्ट साइड मुड़ने की अनुक्रिया बटा लेफ्ट साइड मुड़ने की अनुक्रिया प्लस राइट साइड मुड़ने की अनुक्रिया, ठीक है। तब इस हिसाब से आपका बिहेवियर रेशियो निकलेगा। बिहेवियर रेशियो का उनका एक फॉर्मूला था।
जैसे उन्होंने बताया कि किसी भी स्तर पर बाएं मुड़ने की प्रवृत्ति का प्रतिशत हमको पता लगाना अगर हम चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें पशु 10 बार में, ठीक है, 10 बार में 7 बार क्या हुआ, बाएं मुड़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 बार में 7 बार बाएं मुड़ता है, यानी 7 ऊपर लिखेंगे लेफ्ट साइड, फिर 7 नीचे लिखेंगे, प्लस 3 बार राइट मुड़ा। इसका मतलब जब 7 बार वो मुड़ गया दाहिने तो बाएं, तो 3 बार वो दाहिने मुड़ा, यानी नीचे हो गया 10, 7 + 3 और ऊपर हो गया 7। काट दीजिएगा तो क्या होगा 0.7 और 100 से अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 70%, यानी जो रेशियो निकलेगा वो 70% निकला लेफ्ट मुड़ने का और 30% निकला राइट मुड़ने का। ये उनका फॉर्मूला था। अब उन्होंने एक और चीज़ की बात की थी, कहा कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जो प्राणी है बहुत सारे वेरिएबल्स में कुछ वेरिएबल वो साथ लेकर आता है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसको उन्होंने हेट कहा था, कहा कि हेरिडिटी, एज, प्रीवियस ट्रेनिंग और इंडोक्राइन ग्लैंड, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम होमोजोनियस ग्रुप नहीं बना सकते हैं। हम और आप एक ही उम्र के हैं, ठीक है, हम लोग चले गए, ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो हमारी हेरिडिटी अलग है, हमारा वंश अलग है, हो सकता है कि हम तेज वंश से हों, ठीक है, हमारी उम्र जो है, ठीक है, वो मेंटल एज की बात अगर हम कर लें तो मेंटल एज हमारा डिफ़र हो सकता है। हमारी ट्रेनिंग, हम उस फील्ड के ट्रेनिंग ले चुके हों कि कैसे हमको कोई काम करना है और आपने नहीं लिया हो, ठीक है। और हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड, हमारा जो रिएक्शन है किसी स्टिमुलस पर, किसी का बहुत फास्ट होता है, किसी का बहुत स्लो होता है, तो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो भी अलग अलग होंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम होने पर भी ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जो हमारा सैंपल है वो साथ लेकर आता है, जिस पर हम कंट्रोल नहीं के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हेट कहा गया है। और ये कौन सा वेरिएबल कहलाया? इंडिपेंडेंट सर नहीं, मीडिएटिंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल बोलते हैं या इंटरवेनिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। सर इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या हुआ सर, ये नहीं समझ में आ रहा था। जैसे आईवीडीवी की बात किए ना, लेकिन इसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल तो यही तो बता रहे हैं कि वैसा जो एक्सपेरिमेंट के कंडीशन में सैंपल अपने साथ लेकर आता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको क्या ट्रेनिंग मिली हुई है, क्या उसने सीखा है पहले से हमको नहीं पता है, ठीक है। कंफाउंडिंग तो अलग हो गया सर, हैं? एक कंफाउंडिंग। अच्छा, वेरिएबल की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, वेरिएबल की पढ़ाई बाद में। वेरिएबल अलग है, ठीक है, वेरिएबल का अलग से परसों मेरे ख्याल से नमिता आ जाएंगी, तो हम लोग रिसर्च का पेपर ख़त्म करेंगे करके दिन भर में, और फिर हम लोग रिसर्च को एक बार रिवीजन मारेंगे, ठीक है। और वो बहुत सिंपली मारेंगे ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर, हम नोट करते चले गए हैं जितनी पढ़ाई हुई है, लेकिन हम उतने ब्रॉडली आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको एकदम नट शेल में चीज़ें बताएंगे ताकि आप बोल के निकल जाइए, ठीक है। टॉलमैन ने सीखने का 6 प्रकार भी बताया था, ठीक है। वो कौन कौन सा था? कैथारसिस, इक्वैलेंस बिलीव, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज, फील्ड कॉग्निशन, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन और मोटर पैटर्न। ये 6 थे, इसकी चर्चा नहीं, उन्होंने बताइएगा कि 6 तरह के सीखने की बात की थी। तो बेसिकली हमको लगता है कि टॉलमैन की थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो समझ में आ गया होगा कि टॉलमैन ने हॉन्जिक के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें रोल ऑफ मोटिवेशन बताया गया था, वो क्या था? रोल ऑफ मोटिवेशन वहाँ इसलिए बताया गया था कि हाँ, क्योंकि वहाँ पर परफॉर्मेंस देखा गया था, ठीक है, परफॉर्मेंस देखा गया था, इसीलिए बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत में परफॉर्मेंस को लर्निंग से अलग किया, ठीक है। परफॉर्मेंस के लिए कहा कि रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है,
ठीक है, और सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट की सर, इसको ज़रूरत एक नहीं बार और है। डिफाइन कर दीजिए ना। बहुत सिंपल ही है, ठीक सर, है। लेटेंट आज अनाउंस हो जाए कि लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लोग भी सिलेक्ट किए जाएंगे उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। कितने लोग परफॉर्म करेंगे? है, हमको कोई यहाँ भी नहीं सैलरी मिलती है, हम सर। काहे जाएंगे? नहीं जाएंगे? जाएंगे? हाँ, जी नहीं जाएंगे, नहीं। क्योंकि रेनफोर्समेंट ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया हमने, तो अब परफॉर्मेंस हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लर्निंग तो है ना, लर्निंग तो ख़त्म नहीं हुई है, परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया। बस सिंपली चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो लर्निंग जो है हमारा नोइंग है, जानना है, हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, ठीक है, कैसे एक बार कर लिया सीख गए, ठीक है। ट्रायल एंड एरर के माध्यम से उसमें भी हमने लगाया, कॉग्निटिव मैप बनाया, सबसे शॉर्टेस्ट रूट इस्तेमाल किया, ठीक है। टॉलमैन के हिसाब से लेटेंट लर्निंग है, अगर एक बार भी हमको एक्सपोजर मिल गया तो हमने उसको सीख लिया। परफॉर्म हम कब करेंगे? जब रीइंफोर्समेंट मिलेगा, ठीक है। जब हमको दिया जाएगा तो हम परफॉर्म करेंगे, नहीं तो हम लोग तो अपने तो क्या नाम है, पैबलव के कुत्ता से कम नहीं है, उसको भी भोजन मिलता था तबे लार गिराता था। ठीक है। किसका माइक खुला हुआ है? हल की थ्योरी, क्लार्क हल, व्यवहारवादी ये भी थे, ठीक है। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, कुछ चीज़ लेकिन हम लोग इसमें जानेंगे, सारी चीज़ें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हल की थ्योरी कहती क्या है, किस चीज़ पर बेस है ये? नीड पे सर, नीड पे सर। आवश्यकता ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं सर इसको। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन अगर थ्योरी कहते हैं तो होता क्या है? ऐसे कैसे, नाम खाली नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट क्या है? जिसे टॉलमैन की थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि वो कॉग्निटिव मैप पर डिपेंड करता है। प्राणी ये सीखता है कि एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के बीच में हमको रिलेशन बनाना है और गोल तक पहुंचना है। थ्योरी क्लियर है? हल की थ्योरी क्या है? मैथमेटिकल और लॉजिकल बेस पे आधारित। ठीक है, बेस आधारित है, लेकिन ये लर्निंग की थ्योरी कहता क्या है? सर, इसमें कहता है कि आवश्यकता की पूर्ति की सीखना हमारे आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा निर्धारित। रीइंफोर्समेंट से सर हमारा जो ड्राइव होता है वो मतलब उसकी पूर्ति होती है ड्राइव की, और हमारा टेंशन कम होता है, उससे मतलब दूर हो जाता है फिर से बताइए। जब रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो जब व्यवहार करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं, हमको रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो उससे जो ड्राइव उत्पन्न होता है, जो मतलब व्यवहार करने के लिए जो प्रेरित करता है, तो वो दूर हो जाता है, वो ड्राइव हमारा। इसलिए इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। नीड पर बेस्ड है सर। हैबिट स्ट्रेंथ इसका जो मेन था वो। अच्छा, आप लोग 2 मिनट आपस में बात कीजिए, ठीक है। जी सर। जब किसी स्टिमुलस के प्रति शायद वो था कि प्राणी रिस्पॉन्स करता है, उससे रिइंफोर्समेंट मिलता कोई है, किसी और टॉपिक पे बात कीजिए, एसोसिएशन बढ़ एक जाता मिनट, है। किसी और टॉपिक पे बात कीजिए, अच्छा ठीक है। ठीक है। 2 मिनट में हम आपको बताते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं कर रहा है, सब शांत हो गए। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ कुछ पढ़ाई की बात करते रहिए या इंटरव्यू की ही बात कीजिए। लेटेंट लर्निंग का एक एग्जांपल जैसे इस ग्रुप में है, जैसे ये ग्रुप ही है, ग्रुप में अगर सर बोल दें कि कुछ भी ऐसा कुछ इन्फोर्समेंट दे दे, सीखा हुआ सब है, सब पढ़ रहा है, सब जान रहा है, सबकी लर्निंग हो चुकी है, लेकिन अगर कुछ ऐसा इन्फोर्समेंट डाल दे सर कि एक नया ग्रुप बनाएंगे, इसमें से जो जवाब देगा
उसी को हम उसमें सेलेक्ट करेंगे, जो जवाब नहीं देगा उसको हम हटा देंगे। इस तरह से अगर इन्फोर्समेंट दे दिया जाए और उस ग्रुप में नेट की तैयारी करवाएंगे फ्री में, तो जैसे सब बोल दे तो फिर सब अपना परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करेगा। ऐसा हो सकता है सर इसका लेटेंट लर्निंग का? हमको इन्वॉल्व नहीं कीजिए, हमको इन्वॉल्व कीजिएगा तो हम हल की थ्योरी नहीं बता पाएंगे। हम दूसरा काम कर रहे हैं। हो सकता है मोनी मैम। हाँ वही हो गया ना, यानी उन्होंने जो परफॉर्मेंस रिइंफोर्समेंट को लर्निंग के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस वेरिएबल माना था, परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। हाँ, यानी व्यक्त जान रहा है लेकिन व्यक्त नहीं करना। व्यक्त तब करेगा जब उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, तभी जाके वो परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा, तो इस थ्योरी में रोल ऑफ मोटिवेशन क्या है मोनी मैम? में रोल ऑफ मोटिवेशन तो यही थ्योरी में रोल ऑफ मोटिवेशन क्या है? रोल ऑफ मोटिवेशन वही हो गया ना कि सीखने के लिए रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखे हुए चीज को परफॉर्म व्यवहार में लाने के लिए रिइंफोर्समेंट की जरूरत होती है। जी, व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, अगर उसे मोटिवेट होगा किया जाए तो सीखे हुए व्यवहार हाँ, करने के लिए नहीं सीखे हुए व्यवहार इसमें ये भी था ना रिइंफोर्समेंट के बारे में, मोटिवेशन के बारे में नहीं। टॉलमैन ने कहा था कि टॉलमैन जो ये है रिइंफोर्समेंट जो है वो लर्निंग के लिए नहीं जरूरी है, मोटिवेशन परफॉर्मेंस के लिए लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं परफॉर्मेंस के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा हाँ रिइंफोर्समेंट की नहीं। वो कहा था ना कि परसेप्चुअल फील्ड में वो किस पहलू पर ध्यान देगा, किस ओर जाएगा, इसके लिए मोटिवेशन जरूरी है। अगर वो भूखा है तो फिर उस ओर जाएगा, प्यासा है तो उस ओर जाएगा। हाँ पॉइंट में खड़ा रहता तो है। यहाँ पर तो रोल मोटिवेशन का काम हो रहा है। यहाँ पे तो वो मोटिवेटेड है क्योंकि अगर भूखा है तो बाएं जाएगा, चलिए। प्यासा है तो दाएं जाएगा, तो मोटिवेशन आ जाइए वापस आइए। चलिए, हमने भी इतनी जल्दी हल की थ्योरी पढ़ डाली। कोई सर आप जीनियस है। अप्रिशिएट भी कोई नहीं करता है, बताइए। चलिए, हल की थ्योरी में तो आप जीनियस है। अरे नहीं, जीनी नहीं है हमारे पास। चलिए, हल की थ्योरी बेसिकली ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 1952 में ये पहला ये सिद्धांत आया हल का, क्लार्क हल, ठीक है, जिसमें टॉलमैन के सिद्धांत को ही बेस बनाया गया था। ठीक है, टॉलमैन के सिद्धांत में जो बताया गया था कि प्राणी गोल तक पहुंचने के लिए अल्टरनेटिव पथ का इस्तेमाल करता है, वो सेम चीज़ हल ने भी उठाया कि प्राणी जो है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेज लर्निंग में अल्टरनेटिव पथ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पहला चीज़ कि अल्टरनेटिव पथ वो इस्तेमाल करेगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने भी परफॉर्मेंस और लर्निंग में अंतर किया, जैसा कि टॉलमैन ने अंतर किया था। ठीक है, तीसरी चीज़ कि प्राणी क्या सीखता है, उन्होंने बताया, टॉलमैन ने क्या बताया था, क्या सीखता है, एस रिलेशनशिप, स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में संबंध सीखता है। यहाँ हल ने बताया कि प्राणी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या सीखता है, एक विशेष संबंध को सीखता है जिसको हैबिट कहा गया, SHR। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में हैबिट का निर्माण होता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट और स्टिमुलस जितना ज़्यादा करीब होगा, हैबिट स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो प्राणी क्या सीखता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट का निर्माण सीखता है। ठीक है, क्लियर है कि क्या सीखेगा, हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट। ठीक है, रेनफोर्समेंट क्या है, तो